हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मैग्नेटिज़्म टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मैग्नेटिज़्म टॉपिक सभी एग्ज़ामों में, चाहे वो जेई हो या नीट हो, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं जेई की बात करूं तो जेई में इसका वेटेज आप समवेयर बिटवीन से 8% टू ऑन इन सम पेपर्स इट माइट गो इवन अप टू 15%, एंड ऑलमोस्ट सिमिलर marks in नीट पेपर यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टॉपिक। और ये टॉपिक कंपेरेटिवली ईजियर है क्योंकि ये लिंक्ड नहीं है ज़्यादा, स्पेशली मैकेनिक्स से खास रिलेटेड नहीं है ये। हालांकि इलेक्ट्रोसिटी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से इसका लिंक है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक है। तो विद दैट आई विल स्टार्ट दिस टॉपिक। और इस टॉपिक को आप अगर आपने मतलब आपकी मैकेनिक्स वीक वगैरह है तो आपको इस टॉपिक पे स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा। आप यहाँ से भी मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ईजिली। चलिए, विद दैट विल स्टार्ट द टॉपिक। तो ये जैसा कि मैंने कहा, ये पहला लेक्चर है, तो ये दिस इज़ अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर टू मैग्नेटिज्म, इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिज्म। अगर हम देखें तो मैग्नेटिज्म को हम, जो कंप्लीट टॉपिक है मैग्नेटिज्म, इसको हम तीन में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये इस स्लाइड में आपको ओवरव्यू दूंगा मैं, कौन कौन से वो तीन सेगमेंट हैं। पहला जो है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इन शॉर्ट MEC। इसमें हम ये टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे, हम इसमें पहले आज डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो बाकी दो पोर्शन है जिसमें इस टॉपिक को डिवाइड किया जा सकता है, वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, और थर्ड टॉपिक है परमानेंट मैग्नेट्स एंड अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। इसमें से हम, जैसा कि मैंने कहा, ये टॉपिक हम पहले स्टार्ट करेंगे, और ये दोनों टॉपिक हम लेटर ऑन फॉलो करेंगे। सो विद दैट आई विल स्टार्ट दिस टॉपिक विच इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, फॉर शॉर्ट MEC। तो सबसे पहले हम लोग को वी हैव टू स्टार्ट विद द ओरिजिन। मतलब ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कब हुआ, अगर ये हम जानना चाहें तो इट वाज एज अर्ली एज 1820, जब ऑर्स्टेड नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। और उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि, मैं पहले आपको स्टेटमेंट के थ्रू समझाता हूँ। ऑर्स्टेड जी ने पाया कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो एक करंट कैरिंग, अगर कोई कंडक्टर है, मतलब कोई वायर हो सकता है, तो कोई अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके बाजू में, उसके विसिनिटी में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पाई गई, प्रेजेंट पाई गई। तो उन्होंने उससे कंक्लूड किया कि एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश होती है करंट कैरिंग कंडक्टर के विसिनिटी में, पड़ोस में, है ना। और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर हम इस, जैसे इस केस में ये जो दिख रहा है, ये जो इसमें से हम ये आई करंट दिखा रहे हैं, एक वायर है, तो उन्होंने पाया कि इस वायर के सराउंडिंग में, विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरी बात जो उन्होंने ऑब्जर्व की वो ये थी कि अगर मैं इसका डायरेक्शन, करंट का, इस वायर में करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दूं, जैसे कि यहाँ पे वो ऊपर जा रहा है, उसको मैं नीचे की तरफ भेजूं, तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, या आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड जो है, उसका डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। यही सेकंड पॉइंट है, बी पॉइंट है। और तीसरा जो सी पॉइंट है वो ये है कि जब तक इस वायर में करंट है, जब तक इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तब तक ही केवल ये मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व होगी। और अगर मैंने इस करंट को स्विच ऑफ कर दिया, यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा, तो उस केस में फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एब्सेंट हो जाएंगी, वो गायब हो जाएंगी। चलिए, आई होप आपने एक्सपेरिमेंट समझा। तो हमने यहाँ से क्या समझा कि इसका टेक अवे क्या है, कि ये है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट कुड बी अ वायर, तो उसके विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है। तो अब हमने ये जाना कि भाई अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो नेक्स्ट जो लॉजिकल स्टेप है वो ये है कि वो कैलकुलेट कैसे होगी। तो उसका जो आंसर दिया वो है बायट-सैवर्ट्स लॉ। बायट-सैवर्ट्स लॉ जो है वो हमें बताता है एक टेक्निक जिसके थ्रू हम एक किसी भी आर्बिट्री शेप के वायर के विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकें। उसका तरीका ये बायट-सैवर्ट लॉ
हमें बताता है, तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगा और इसी को हम आगे लेके इसी लॉ को यूज़ करते हुए हम आगे डेरिवेशंस करेंगे। तो ये लॉ क्या बोलता है कि ये एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है, फिगर बनाया है। इसमें आप देखिए ये एक्स वाई जेड 3 एक्सेस है और ये जो एक वायर है, जो ये एक जिगजैग साइनी वेव, एक वेव कर्व शेप का ये जो वायर है, हमने क्यों ये इसको वेव शेप का इसलिए बनाया ताकि हम किसी आर्बिट्री केस का बात कर सकें, है ना। तो वो क्या है ये लॉ कि अगर ऐसा एक आर्बिट्री शेप का एक वायर है और उस पर हम एक छोटा सा एलिमेंट लें, है ना, उस पर हम एक ये देखिए एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक का एक छोटा सा एलिमेंट लें, इसको हम नाम दे रहे हैं डी एल, है ना, और इसको हमने वेक्टर एलिमेंट लिया, ध्यान दीजिएगा वेक्टर एलिमेंट। तो आप बोलेंगे सर लेंथ कब से वेक्टर हो गई? तो देखिए एक अजम्पशन है ताकि हम इस लॉ को एस्टेब्लिश कर पाएँ। तो इसका जो हम क्या अज्यूम करते हैं कि जो वेक्टर लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड तो लेंथ ऑफ द है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन विल बी अलोंग द करंट। तो एक वेक्टर के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक मैग्नीट्यूड जो कि कोई लेंथ, और डायरेक्शन वो है करंट के लॉ। तो ये लॉ क्या बोलता है कि अगर एक वायर है और उसमें मैं एक छोटा एलिमेंट ले लूँ डी एल लेंथ का, डी डिनोट स्मॉल, तो डी एल लेंथ का अगर एलिमेंट ले लूँ तो उसके कारण किसी पॉइंट पी पे जो कि उसकी वेसिनिटी में है, उसके पास में है, और आर जिसका वेक्टर है पी पॉइंट का, यहाँ से आर वेक्टर है, अगर इसको बोल सकते पोजिशन वेक्टर ऑफ पी फ्रॉम दिस एलिमेंट। तो लॉ क्या बोलता है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बायर्ट सेवर्ट ने और पाया कि इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डी बी एट दैट पॉइंट पी जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं कैलकुलेट करने में, इट वाज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ करंट into dl the length of the element into sine of theta, where theta is the angle between this dl element and the vector. Yeah, you have to remember ये theta क्या है, dl vector और r vector पोजिशन वेक्टर के बीच के एंगल को हम थीटा बोल रहे हैं। तो इट द मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम डी एल टू पॉइंट पी। ठीक है, अब जैसे आप किसी और लॉ को देखिए, चाहे वो कूलम्स लॉ हो या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो, उसमें भी क्या होता है, पहले हम प्रोपोर्शनैलिटी प्रेजेंट करते हैं और फिर उस प्रोपोर्शनैलिटी को जब हम रिमूव करते हैं तो हमें कांस्टेंट लाना पड़ता है। यहाँ वो कांस्टेंट कहलाता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। यहाँ पे कांस्टेंट जो है प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए जो हमने कांस्टेंट लाया उसको बोलते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, और इस म्यू नॉट को बोला जाता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ध्यान दीजिए वर्ड पे परमिएबिलिटी, कई बार कन्फ्यूजन होता है इसका और एप्सिलॉन नॉट का। तो म्यू नॉट है परमिएबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी, है ना। तो शब्दों को ध्यान से समझिएगा ना, परमिएबिलिटी और परमिटिविटी, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, ये कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा किसी तरह से। और जैसे कि यहाँ भी वो वैक्यूम के लिए और एप्सिलॉन नॉट भी वैक्यूम के लिए ही होता है। तो अब ये तो हो गया जो हमने ये डेरिवेशन जो हमने बात की, दिस वाज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसी को अगर हम इसी लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये जो लॉ है वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से प्रेजेंट होगा। वेक्टोरियली द मैग्नेटिक फील्ड डी बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई, जैसा कि हमने डिस्कस किया था वेक्टर्स में कि आई एक स्केलर होता है, तो आई इंटू डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब, ये फॉर्म है वेक्टर फॉर्म। और क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट आप जानते ही हैं, तो आप इसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप ध्यान दीजिए इन दोनों में फ़र्क क्या है कि यहाँ हमने क्या किया, अगर मैं आर कैप को आर से डिवाइड कर दूँ, मतलब एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ, तो मुझे एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, है कि नहीं। तो बेसिकली जो ये आर कैप लिखा है हमने स्लाइड में, दैट इज़ नथिंग बट आर डिवाइड बाई वन ऑफ द आर्स। एक आर से डिवाइड कर दोगे तो ये आर कैप बन जाएगा। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कैसे आया ये, है ना। तो बस ये दोनों जो रिजल्ट हैं एक जैसे ही हैं। यहाँ पे आर वेक्टर बाय आर को आर कैप बोल दिया है। ठीक है, तो आपको ये लॉ अच्छी तरह याद होना है, इसलिए मैंने इस लॉ को एक बॉक्स किया है। तो ये जो बॉक्स है इसको आपको रिजल्ट को याद रखना है। यू कैन लर्न ईदर दिस और दैट, बोथ ऑफ देम, बिकॉज दे आर सेम, देयर इज नॉट मच हार्ड, देयर इज नॉट एनी डिफरेंस आई शुड से रादर। चलिए विद दिस आई विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड, बट इसको फिर से याद रखिए, dB the small magnetic field at this point P due to this element dl is nothing but mu naught by 4 pi into I dl cross r by r cube, if you are
assuming r is a vector. With that I'll go to the next slide. और हम आने वाले लेक्चर्स में इस पे बेस्ड डेरिवेशंस भी करके दिखाएंगे, तो आपको ये और क्लियरली समझ में आएगा. हो सकता है अभी आपको, क्योंकि ये मैंने सारी थ्योरेटिकल बातें की हैं, और थ्योरेटिकल चीज़ों को लर्न करने का बेस्ट तरीका है उनका एप्लीकेशन. तो हम जब नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशंस करेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी इस फॉर्मूले को लेके. ठीक है, विद दैट आई विल गो अहेड, बट स्टिल यू टू एज ऑफ नाउ यू टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. चलिए आगे चलते हैं. तो देखिए, दो बातें हो चुकी हैं अभी तक. क्या क्या कि पहला तो ऑर्स्टेड लॉ, ऑर्स्टेड ने ये डिस्कवर किया या क्या कि एक करंट कैरिंग वायर के विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो पहला ऑर्स्टेड ने काम किया, फिर उसको आगे लीड किया किसने, बायट-सैवर्ट ने. उन्होंने एक फार्मूला निकाल के दिया जिसके थ्रू हम उस फील्ड को कैलकुलेट कर पाएंगे. अब तीसरा जो काम है वो है कि चलो हम ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे, पर उसका डायरेक्शन क्या होगा ये हमें देखना है. तो अगर आप बुक्स में देखेंगे, इवन आपने 10th में पढ़ा होगा तो, या 9th या 10th में, तो आपने पाया होगा कि देयर आर वेरियस मेथड, पर हम अपने लिए मैं एक ही मेथड को प्रेफर करूँगा, है ना, और वो है राइट हैंड थंब रूल. तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या है वो रूल. तो सबसे पहले इस थंब रूल को हम दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स के लिए लर्न करेंगे. एक है स्ट्रेट वायर के लिए. तो देखिए, मैं स्टेटमेंट रीड करूँगा, फिर आपको मैं इसको समझाऊँगा, है ना. पहले स्टेटमेंट रीड करके नेक्स्ट आई विल टीच यू. आपने अगर ये स्टेटमेंट अभी तक पढ़ा होगा तो मैं एक बार फिर भी रीड करता हूँ आपके लिए. क्या बोलता है, इफ़ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. देखिए, जैसे क्या कहा मैंने, ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो स्ट्रेट वायर के लिए कर रहे हैं. तो इफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड इन द राइट हैंड, रिमेंबर द थिंग, वी हैव टू टेक केयर दैट वी आर टॉकिंग ऑफ राइट हैंड हियर. इफ यू यूज लेफ्ट हैंड टू डिराइव दिस रिजल्ट, you will get the opposite result. तो ये right is very significant here. So if a straight current carrying conductor is held in right hand such that the thumb of the hand represent the direction of the current, तो आपका जो thumb का direction है hand के, वो right hand के, वो current का direction होना चाहिए, करंट फ्लो का. तो जो आपका जो कर्ल हो रहा है, फोल्डिंग फिंगर्स हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगी. देखिए, आपको हो सकता है स्टेटमेंट समझ में आया, बट मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको क्लियर करता हूँ. देखिए समझिए. तो लेट अस लर्न दिस बाय डायग्राम. ये है डायग्राम. सो इन दिस केस ये देखिए, ये है आपका, क्योंकि हमने स्ट्रेट वायर की बात करें तो ये आपका स्ट्रेट वायर है. तो रूल क्या बोलता है कि आप इस वायर को राइट हैंड, ये दिस इज द राइट हैंड में इस वायर को राइट हैंड के थ्रू इसको चेक करें, और जो आपका थंब है उसको आप करंट की तरफ कर दें. तो ये थंब देखिए, मैंने इस करंट की तरफ इस थंब को पॉइंट करा है. तो जो आपकी फिंगर का कर्ल होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा. तो आप बोलेंगे सर ये तो कर्ल हुआ ना, डायरेक्शन कैसे हुआ? तो बेसिकली डायरेक्शन विल बी द टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन दैट डायरेक्शन. ठीक है, समझ में आया? मैं एक बार फिर से समझाता हूँ आपको. मैं सिंपल, ये पूरी जो थ्योरी है इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ. क्या करना है आपको, अगर एक स्ट्रेट वायर है तो आपको अपना थंब उसके करंट के डायरेक्शन के लॉन्ग रखना है, और उसको आपको होल्ड करना है वायर को. ऐसे इमेजिन कीजिए आप होल्ड करें इस वायर को सच दैट योर थंब इज अलोंग द करंट डायरेक्शन. देन जिस तरह से आपका फिंगर कर्ल हो रहा है उसको होल्ड करते हुए, उसको पकड़ते हुए, जो आपका फिंगर कर्ल हो रहा है, वो जो फिंगर का कर्ल का डायरेक्शन है वही आपके मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा. तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फोरकास्ट कर सकते हैं. तो ये बात थी स्ट्रेट वायर के लिए. अब यही चीज़ हम लर्न करेंगे किसके लिए, दिस सेम थिंग वी विल लर्न फॉर अ सर्कुलर वायर. सो वी विल यूज राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर वायर. देखिए अगली स्लाइड में. So again we are talking of forecasting method, and as I said I will prefer only one method which I am discussing right now, which is right hand thumb rule for circular wire. So again we will see the statement. तो ये statement क्या बोलता है, अगर if the direction of current in circular conducting coil is in the direction of folding fingers, तो इस केस में क्या करना है, क्योंकि ये सर्कुलर वायर है तो आपका जो कर्ल होगा वो सर्कुलर वायर जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ आप अपना कर्ल रखेंगे. तो ये क्या बोलता है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच थंब. तो आपका थंब जहाँ पे बढ़ेगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा. डायग्राम के थ्रू समझिए. ये मान लीजिए अगर वायर है, ये जो है ये वायर है, तो आपका थंब जो है, देखिए ये थंब क्या कर रहा है, आपने कर्ल कैसे किया, ये आपका मुट्ठी जो बंद हुई है ये करंट के डायरेक्शन के तरह. सॉरी, वी हैव टू गो बैक. सो आई विल गो बैक टू दिस, फिर से देखते हैं. सो सर्कुलर वायर का, तो
हमने जो कर्ल रखा है अपने हाथ का, वो कर्ल इसके अलोंग है ना, देखिए कर्ल इसके अलोंग है, तो जो थंब है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है क्योंकि थंब इधर है ना। तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, उसमें आप थंब जो है करंट की तरफ रखते हो और कर्ल से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। इसमें उसका उससे उल्टा है, आप कर्ल के अलोंग अपना फिंगर्स रख रहे हो और थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कैसे दोनों के लिए यूज़ करना है। चलिए विद दैट आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, जिसमें कि हम बात करेंगे। चलो ठीक है, तो अभी एक बार कहानी समझें क्या क्या सीखा हमने। पहले तो ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट था, 1820 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और पाया कि भाई अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके विसिनिटी में मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि चलो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसका मेथड दिया बायोट-सेवर्ट ने एक लॉ के थ्रू, है ना, वो लॉ हमने लर्न किया। उसके बाद चलो हमने अगर कैलकुलेट करना सीख लिया, अब उसकी क्योंकि ये वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो उसका हमने रूल देखा, राइट हैंड थंब रूल। और अब हम देख रहे हैं कि चलो ठीक है, हमने सीख लिया कैलकुलेट करना डायरेक्शन, तो अब हम इसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे, किसी और को कैसे बताएंगे, हम बुक्स के थ्रू कैसे जानेंगे कि भाई किधर बता रहा है बुक। तो एक साइन कन्वेंशन है इसका, वो साइन कन्वेंशन हम दैट साइन कन्वेंशन विल लर्न हियर। तो क्या हो साइन कन्वेंशन, सिंपल है, हम क्रॉस और डॉट यूज़ करते हैं, सिंपल क्रॉस और डॉट। तो देखो मैं इसको याद रखने का तरीका सिंपल बताता हूँ। देखो ये डॉट को देखोगे ना तो तुम्हें अपनी आँख की तरह दिखेगा। तो भाई आप अपनी आँख से इसको देख रहे हो, तो भैया इस स्क्रीन के लिए आपकी आँख कहाँ है, आउटवर्ड है ना। आप अगर इस स्क्रीन से तुम्हारी आँख की तरफ कोई रे आएगी तो आउटवर्ड आएगी। तो डॉट जो है वो आउटवर्ड होता है, ऐसे याद रखिए, और क्रॉस जो होता है वो इनवर्ड होता है। ये आँख की तरह है तो ये आँख की तरफ आता है डॉट, है ना। मैं फिर से बोलूँगा, ये जो है ये आँख की तरह है, ये जो सिंबल देख रहे हो ये आँख दिख रही तुम्हें, हाँ, तो डॉट जो है वो आँख आउटवर्ड है और क्रॉस जो है इनवर्ड है। इसी को मैं आपको लिख के समझाता हूँ। तो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनटू मतलब अंदर जा रहा है तो क्रॉस है, और बाहर आ रहा है मतलब जैसे हमारी स्क्रीन है, मेरी लैपटॉप की स्क्रीन है, तो उसके अगर बाहर आ रहा है तो वो डॉट के थ्रू दिखाऊंगा, और अंदर जा रहा है तो मैं क्रॉस के थ्रू दिखाऊंगा। आप अगर कॉपी में पढ़ोगे तो कॉपी के, अगर कॉपी का प्लेन पकड़ोगे, कॉपी के प्लेन के अंदर जा रहा है, अगर इन जा रहा है, कॉपी के प्लेन में इन जा रहा है तो आप क्रॉस बताना, और आउट आ रहा है आपकी आँख की तरफ आ रहा है कॉपी में से, है ना, परपेंडिकुलर तो प्लेन, तो आप उसको डॉट से रिप्रेजेंट करोगे। अब इसी को मैं एक थोड़ा डायग्राम के थ्रू आपको और क्लैरिटी देता हूँ उसमें। तो देखिए लेट्स सी दिस थ्रू डायग्राम। देखो मान लो ये जैसे कि भाई इसके थ्रू आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे एक करंट कैरिंग वायर है जो कि आपको दिख रहा है, करंट इसमें ऐसे घूम रहा है। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो एक करंट पीछे से घूमता हुआ बाहर आ रहा है ना, तो आउट हो रहा है, तो देखो आपका डॉट बनाना पड़ा। अब यही वायर यहाँ से करंट जाके अंदर इधर जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे क्रॉस बनाना पड़ा, ये दिखाते हुए कि यहाँ से जब करंट पास हो रहा है अंदर की तरफ तो इनटू द प्लेन जा रहा है। ये चीज़ यहाँ पे भी देखिए, मान लो करंट ऐसे आ रहा था, करंट है ना, सॉरी ये करंट ऐसे आ रहा था और ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही थी, है ना। तो जैसे कि हम जो हमने भी लर्न किया है ना अपना, कौन सा रूल है अपना, राइट हैंड थंब रूल के थ्रू रन किया। जैसे यहाँ पे देखिए राइट हैंड थंब रूल की तरफ अगर मैं अपना राइट हैंड का थंब इधर रखूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे वो जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आउट है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो इन है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं थंब डाउनवर्ड पॉइंट कराऊंगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे आउटवर्ड आती दिखेगी, है ना, राइट हैंड कर्व रूल के थ्रू। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डॉट और इस तरफ वो क्रॉस दिखेगा। लाइकवाइज अगर एक सर्कुलर कॉइल है, जैसे हमने राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इसके रॉन्ग अगर कर्ल करेंगे तो हमारा थंब इनवर्ड जाता दिखेगा। तो बीच में जो है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, तो उसको हम जब कम्युनिकेट करेंगे तो हम सिंपल क्रॉस बना के दिखा देंगे, तो कोई भी समझ जाएगा कि यहाँ पे जो बीच में मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है। लाइकवाइज यहाँ पे ये अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज करंट होता तो हमारा राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आउटपुट आता था, तो आप उसको डॉट के थ्रू दिखाएंगे। तो आई होप आपने इस स्लाइड इस जो टॉप लेक्चर है इसमें आपने बेसिक समझा अभी तक, है ना। अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हुए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे फॉर वेरियस शेप्स ऑफ वायर स्टार्टिंग विथ अ लीनियर वायर, है ना। आई होप यू हैव लर्नड this, and I will suggest you read books also, Concepts of Physics, S.C. Verma, Resnick Halliday, D.C. Pandey, Magnetism and Electromagnetism. You may refer these books. Beside, you can listen to this lecture if you think anything is not clear. And as I said, if you have, you can even you can join us once this lockdown is open, and we are starting our batches from June 2020. So happy learning.